तो नाउ स्टार्ट आयनिक बॉन्ड, और इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो केटाइन हमें लार्ज होना चाहिए, केटाइन जितना लार्ज होगा उतना ही हम आसानी से क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लेंगे। या केटाइन, दैट्स वाई, लिखते रहो, दैट्स वाई वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन इजिली। इसके वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। अब लिथियम से हमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है और हमें सीजियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो किससे आसानी से रिमूव करेंगे, सीजियम से। दैट मीन्स हमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, तो इसमें कौन सा एनर्जी लगता है, इसमें कौन सा एनर्जी लगेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी शुड भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम इसमें लिखेंगे आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लेस या स्मॉल। हम ये चाहेंगे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए, जिसके वजह से क्या होना चाहिए, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, कम। तो हम ये चाहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो उसमें एनर्जी कम लगाना पड़े। कम एनर्जी अगर लगाएंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, निकल जाएगा। तो उसमें जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, केटाइन लार्ज हो, सबका मीनिंग एक जैसा हो गया, केटाइन लार्ज हो वो भी चलेगा, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो, कम हो, वो भी चलेगा, बोल सकते हैं ना। और हम ये भी बोल सकते हैं, तीसरा पॉइंट ये भी लिख लेना कि टॉप टू बॉटम फॉर अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल size will increase, size will increase, size will increase. That's why ionization enthalpy will also decrease, ionization enthalpy also decrease. Hence more strong ionic bond will form. ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो आयनिक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और केटाइन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब लार्ज होना चाहिए। अब उसको देख के हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, अगर हम अल्कली मेटल लेते हैं तो अल्कली मेटल टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होगा तो कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लिथियम या सीजियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन आयनिक ज्यादा बनाएगा, लिथियम या सीजियम बनाएगा। ठीक है, ये लिख लिए। तो हम एक आयनिक बॉन्ड अब बनाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, तो हम यहां पर एक जो एनायन है वो कॉमन रखते हैं। तो लिथियम प्लस और एक Cl माइनस लेते हैं, लिथियम क्लोराइड, फिर है सोडियम क्लोराइड, फिर है पोटेशियम क्लोराइड, देन रिविडियम क्लोराइड, देन सीजियम क्लोराइड। अब देखो इसमें भी आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने क्या किया, आयनिक बॉन्ड बना। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने
आयनिक बॉन्ड बना, इसने लूज किया, इसने क्या किया, गेन किया, आयनिक बॉन्ड बना, इसने लूज किया, इसने क्या किया, इसने लूज किया, इसने गेन किया, आयनिक बॉन्ड बना। अब हमें यह देखना है कि आयनिक बॉन्ड किसमें स्ट्रॉन्ग बना है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। तो किसमें स्ट्रॉन्ग बनेगा, मतलब इनका जो बाइंड अप है, बाइंडिंग है, कौन स्ट्रॉन्ग है। तो हमें कौन सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हम देखेंगे कि कौन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो सीजियम ने लूज किया है, तो सीजियम ने लूज किया तो उसके साथ जल्दी से अटैच हो जाएगा, यानी जितना जल्दी वो लूज करेगा उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें टॉप टू बॉटम आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, क्या होगा, टॉप टू बॉटम आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज। तो लिख लो टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड विल बी इंक्रीज। ये समझ में आ गया ना। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, हमने एनायन को क्या रखा है, कॉमन रखा है, एनायन कॉमन है, केटायन को हमने चेंज किया है। तो एक आयनिक बॉन्ड को स्ट्रांग होने के लिए क्या कंडीशन है, या तो केटायन क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, या आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए। ये भी बात देखी है। तो लिख लेना टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड विल बी इंक्रीज। तो एक आयनिक बॉन्ड को स्ट्रांग होने के लिए केटायन क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने जो कॉमन लिया है एनायन को, अब हम केटायन को कॉमन लेते हैं और एनायन के बारे में सोचते हैं। हम एनायन के बारे में, क्योंकि दो पार्ट है, एक केटायन और एक एनायन। तो केटायन के बारे में तो हमने सोच लिया, अब हम किसके बारे में सोचेंगे, एनायन के बारे में। अब एनायन के बारे में सोचते हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग में हम सेकेंड पॉइंट पे जा रहे हैं। तो अब फैक्टर अफेक्टिंग में सेकेंड पॉइंट देखेंगे। अब जैसे मान लो हमने सोडियम लिया, सोडियम ने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया होगा, सोडियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया होगा, सोडियम ने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया होगा। ये आयनिक बॉन्ड है। सोडियम जो है वो आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया, सब आयनिक बॉन्ड है इसमें। अब हमें देखना है कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किस में है, वही तो फेवरेबल कंडीशन होगा। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग देखना है, तो लूज करने वाला क्या है, कॉमन है। अब गेन करने वाला क्या है, अलग है। तो हम क्या चाहेंगे, जल्दी से क्या कर ले, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, गेन कर ले, फास्ट गेन करे। अब गेन करने के लिए, यानी हम एनायन के केस में, एनायन के केस में हम क्या सोचेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करे, फास्ट गेन करे। अब फास्ट गेन कौन करेगा, फास्ट गेन वही करेगा जिसका साइज क्या होगा, साइज जिसका छोटा होगा, स्मॉल होगा। यानी स्मॉल साइज वाला, स्मॉल साइज अगर होगा तो जितना स्मॉल होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को फास्ट गेन करेगा, और फास्ट गेन करेगा तो उसमें क्या होगा, उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। यानी हमारे को यह समझ में आ गया कि अगर हम एनायन के बारे में सोचे, केटायन कॉमन कर दिया हमने, तो एनायन क्या होना चाहिए, स्मॉल या लार्ज, स्मॉल। और केटायन क्या होना चाहिए, लार्ज। तो केटायन हमें होना चाहिए स्मॉल। यानी अगर हम फाइनल कंक्लूजन 1 और 2 को मिला दें तो हमारा ये होगा कि केटायन स्ट्रॉन्ग आयनिक के लिए, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, केटायन क्या होना चाहिए, केटायन शुड बी लार्ज। और एनायन क्या होना चाहिए, स्मॉल। एनायन
शुड बी स्मॉल। तो ये दोनों पॉइंट लिखो, यहां से लिखो, ये सारे पॉइंट लिखो। कोई ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा, ऑनलाइन क्लास सारी चल रहा है, तुम लोग को ही पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर केटाइन को हमने कॉमन किया, एनाइन हमने लिया। एनाइन में क्या लेंगे? स्मॉल साइज। जितना स्मॉल होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फास्ट गेन करेगा, और फास्ट गेन करेगा तो उतना ही बॉन्ड क्या होगा? आयनिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यानी एक आयनिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? केटाइन शुड बी लार्ज और एनाइन शुड बी एनाइन स्मॉल। केटाइन शुड बी लार्ज और एनाइन शुड बी स्मॉल। जल्दी लॉस करे, जल्दी गेन करे। तो जल्दी लॉस करने के लिए क्या होना चाहिए? लिख लिए ना? चलो शशांक, चार्ज ऑन केटाइन शुड बी स्मॉल एंड एनाइन शुड बी लार्ज। बरोबर, केटाइन शुड बी लार्ज एंड एनाइन शुड बी स्मॉल। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, जब हमने केटाइन के बारे में बात किया था तो केटाइन में हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कौन सा एनर्जी लगाते हैं? अब जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कौन सा एनर्जी रिलीज होता है? पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, कौन सा एनर्जी रिलीज होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो कौन सा एनर्जी रिलीज होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो कौन सा एनर्जी रिलीज होता है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है ना। जो तुम लोग पहले, तो इसमें अगर हम एनाइन के बारे में सोचें कि एनाइन फास्ट गेन करना चाहिए, इसका मतलब फास्ट गेन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा ना। तो इसका मतलब ये होना चाहिए, हम क्या सोचेंगे? ज्यादा एनर्जी रिलीज हो या कम एनर्जी रिलीज हो? ज्यादा एनर्जी रिलीज हो ना। रिलीज होना अच्छा बात है। किसी को मान लो हमने इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो निकालने में हम ये चाहते हैं कि कम एनर्जी दे, लेकिन कोई अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हम ये चाहेंगे कि एनर्जी क्या हो? ज्यादा रिलीज हो। जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ही उस सिस्टम में क्या आएगा? स्टेबिलिटी आएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि अब केटाइन और एनाइन दोनों के डिफरेंस में लिखेंगे। तो केटाइन के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लेस, और एनाइन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी लार्ज। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नोट डाल के लिखना। इन द फॉर्मेशन ऑफ ionic bond, in the formation of ionic bond ionization enthalpy should be क्या होना चाहिए? लेस, एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी लार्ज। तो हमारा केटाइन और एनाइन दोनों ही रहेगा, तो ये पॉइंट कभी भूलना नहीं है। हाँ, ये दोनों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, सीजियम फ्लोराइड इज मोस्ट आयनिक कंपाउंड। लिख लिए? चलो अब यहां पर ध्यान से सुनना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फजान्स रूल।
पेज नंबर 43 पर है फजांस रूल। तो अभी हाइड्रेशन एनर्जी और ये सब अभी उससे पहले हम फजांस रूल पढ़ाते हैं, तो ध्यान से सुनना। हमारा अब हेडिंग होगा फजांस रूल। फजांस रूल हमारा हेडिंग होगा फजांस रूल। अब ध्यान से सुनना, एक साइंटिस्ट का नाम है फजांस, उसने क्या क्या बताया। अगर मान लो हमने एक आयनिक कंपाउंड बनाया लिथियम और क्लोरीन, लिथियम क्लोराइड, हमने सोडियम क्लोराइड बनाया, हमने पोटेशियम क्लोराइड बनाया, हमने रिविडियम क्लोराइड बनाया। अब ध्यान से सुनना, होता ऐसा है कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है इसमें? कौन सा बॉन्ड है इसमें? कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। इसमें सब में कौन सा बॉन्ड है? लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये समझ में आया कि इसमें 100% आयनिक बॉन्ड नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये समझ में आया कि इसमें 100% आयनिक बॉन्ड नहीं है। यानी कोई भी आयनिक कंपाउंड में, आयनिक बॉन्ड में, उसमें 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, हम नो एनी आयनिक कंपाउंड हैज 100% आयोनिक कैरेक्टर। अभी समझ में आएगा ये। कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड नहीं है जिसमें 100% कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर होता है। अब आयनिक कैरेक्टर का मतलब समझा रहे हैं अभी। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें 100% आयनिक कैरेक्टर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। इट हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर। इट हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर। इट हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर। उसके अंदर कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। अब ध्यान से समझना कोवैलेंट का मतलब, ठीक है? ध्यान से समझना इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर का मीनिंग क्या होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर का मीनिंग क्या होगा? अब तुम लोग जो है कोवैलेंट के बारे में आगे पढ़ोगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा कोवैलेंट का मतलब बता देता हूं। अगर एक एटम, मान लो ये लिथियम है, ये लिथियम है और ये क्लोरीन है, तो लिथियम और क्लोरीन के बीच में, लिथियम और क्लोरीन के बीच में कुछ ओवरलैपिंग होता है। अगर ये बिल्कुल इससे टच किया रहता, अगर बिल्कुल इससे टच किया रहता तो हम बोलते कि इसमें ओवरलैपिंग नहीं हुआ है। लेकिन ये जो है ऑर्बिटल्स, इसके ऑर्बिटल्स में ये ओवरलैप हो गया है। इस ओवरलैपिंग को हम नाम देते हैं कोवैलेंट, क्योंकि कोवैलेंट में ओवरलैपिंग, बताया था ना तुम लोग को, कोवैलेंट में ओवरलैपिंग होता है। तो इसमें ओवरलैपिंग, इसमें क्या आ गया? ओवरलैपिंग आता है। इसमें आता है ओवरलैपिंग। तो इस ओवरलैपिंग के वजह से, बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं होता है, बहुत माइनर ओवरलैप होता है। इस ओवरलैपिंग के वजह से फजांस ने बोल दिया कि कोई भी आयनिक कंपाउंड के अंदर उसमें 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा। अगर ओवरलैपिंग नहीं होता तो बोलते 100% क्या है? आयनिक कैरेक्टर है। लेकिन ड्यू टू ओवरलैपिंग इट होल्ड सम कोवैलेंट कैरेक्टर, क्योंकि ये केटायन जो है, ये केटायन इस क्लोरीन को अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा।
तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इसका ऑर्बिटल्स इसके साथ क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। तो इसके अंदर बहुत तो ज्यादा नहीं, लेकिन 1% 2% कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, ड्यू टू ओवरलैपिंग between cation and anion orbitals, due to overlapping cation and anion orbitals, it hold some covalent character। यानी एक चीज तो हमें समझ में आया, क्या, कि इनके अंदर कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर है। ये 100% आयनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग होगा। तो ये बात फजांस ने बताया। तो फजांस का कोई पूछेगा स्टेटमेंट क्या है, तो फजांस का स्टेटमेंट बोलोगे कि ऐसा कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं है जिसके पास 100% क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड नहीं है जिसके पास 100% आयनिक कैरेक्टर होगा। यानी आयनिक कैरेक्टर का मतलब उसमें ओवरलैपिंग नहीं हुआ होगा। अगर ओवरलैपिंग नहीं हुआ होता तो हम बोलते कि उसमें आयनिक कैरेक्टर है, 100% है। लेकिन फजांस ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ये जो केटायन है इसका ऑर्बिट, ये जो एनायन है इसका ऑर्बिटल्स कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहा है, इसका ये कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहा है, और इस ओवरलैपिंग को केमिस्ट्री में कोवैलेंट का नाम दिया जाता है कि ये कोवैलेंट है। सीजियम तो यहां पर हम देखेंगे कि एक स्टेटमेंट हमें फजांस का क्या मिला कि नो एनी आयनिक कंपाउंड हैज 100% आयनिक कैरेक्टर, इट होल्ड सम कोवैलेंट कैरेक्टर बिकॉज एनायन विल ओवरलैप टू केटायन। एनायन का कुछ ऑर्बिटल्स केटायन के साथ क्या है, ओवरलैपिंग है, और इस ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं कि उसके अंदर क्या आ गया, कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि फजांस का स्टेटमेंट क्या है, तो फजांस का स्टेटमेंट यही होगा कि कोई आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं है, उसमें ओवरलैपिंग की वजह से क्या हो रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर हो रहा है। तो पेज नंबर 43 ओपन करना सारे। 43 में लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, ये डार्क लाइन से लिखा हुआ है ना, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक इन नेचर। पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 ओपन करो सारे, और इस पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, राइट डाउन किया हुआ है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड देखो 43 पेज पे, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक इन नेचर, इट हैज सम परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर व्हिच इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फजांस रूल। यानी फजांस ने क्या बोला, कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड नहीं है जिसके अंदर 100% क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। ड्यू टू ओवरलैपिंग बिटवीन केटायन एंड एनायन इट होल्ड सम कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट, दैट्स व्हाई in that compound some character of covalent, it is not 100% ionic, some covalent मतलब 1% 2%, बहुत ज्यादा नहीं। ये स्टेटमेंट किसका है, किसका है, फजांस का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबने राइट डाउन कर लिया? अब देखो ध्यान से इसमें, अब हमें यहां पर एक क्वेश्चन पढ़ना है जो कि पूछा जाता है। अब इसमें आयनिक कैरेक्टर है और कोवैलेंट कैरेक्टर भी है। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ये पूछा जाएगा।
तो पहले ध्यान से सुनना, पहले ध्यान से सुनना। एक तरफ तुम अपना रूल लिख लेना, अपना नाम लिख लो और वहां पर ये तुम्हारा रूल होगा, और एक तरफ फजांस का रूल होगा। अब ध्यान से सुनना, पहले हम अपना रूल देखते हैं फिर फजांस का रूल देखते हैं। अपना रूल क्या है, मुझे बताओ आयनिक कैरेक्टर तुम्हें देखना है। हम अपने रूल में हम आयनिक कैरेक्टर चेक किया करेंगे, आयनिक कैरेक्टर चेक किया करेंगे। और फजांस क्या चेक करता था, कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर चेक किया करता था। अब मुझे बताओ लिथियम क्लोराइड से लेके सीजियम क्लोराइड तक आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, आयनिक बॉन्ड किस में बनाएगा, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किस में होगा, सीजियम में। यानी अगर हम आयनिक बॉन्ड देखें तो स्ट्रॉन्ग किस में है आयनिक बॉन्ड, सीजियम में। यानी आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बोलो या क्या बोलो, आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर बोलो, आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर बोलो। तो बताओ लिथियम से, लिथियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो सबसे कम किसमें होगा, फिर किसमें होगा, अब फिर किसमें होगा, देन यानी सीजियम क्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। अच्छा मान लो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम, उल्टा। तो वही बात इसने बोला फजांस ने कि सीजियम क्लोराइड और इरिडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड, इसने बताया कि इसमें कोवैलेंट ज्यादा है, आयनिक ज्यादा है तो कोवैलेंट कम होगा, उल्टा लिख दिया। इसमें कोवैलेंट क्या है, ज्यादा है। तो फजांस ने क्या चेक किया, कोवैलेंट कैरेक्टर, और हम अपने रूल के अकॉर्डिंग क्या चेक कर रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक परसेंटेज ज्यादा है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा। ये फजांस रूल बता रहा है और ये अपने रूल के अकॉर्डिंग देख रहा है। तो तुम्हारा मर्जी है तुम किसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, या तो अपने अकॉर्डिंग देख के और जस्ट उसके उल्टा कर दो। देखिए जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक परसेंटेज जिसमें ज्यादा होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। जिसमें एसिडिक ज्यादा होता है, बेसिक क्या होता है उसमें कम होता है। तो हम ये लिखेंगे कि टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आयनिक परसेंटेज या आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, आयनिक कैरेक्टर विल इंक्रीज लिखेंगे ना। और इधर लिखेंगे जस्ट इसके उल्टा, फजांस क्या बोलेगा, फजांस बोलेगा टॉप टू बॉटम कोवैलेंट कैरेक्टर विल बी, कोवैलेंट कैरेक्टर विल बी कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, जब आयनिक बढ़ेगा तो कोवैलेंट क्या होगा, उल्टा, डिक्रीज। जब इसमें आयनिक ज्यादा होगा तो कोवैलेंट क्या होगा, कम होगा, कोवैलेंट क्या होगा, कम होगा। तो टॉप टू बॉटम जब आयनिक बढ़ेगा तो कोवैलेंट क्या होगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा ना। इसमें आयनिक ज्यादा है तो कोवैलेंट क्या होगा, कम। तो आयनिक विल बी इंक्रीज देन कोवैलेंट विल बी, ठीक है। अब मान लो इसमें आयनिक जो है, आयनिक जो है ज्यादा है तो मान लेते हैं 99% है, इसमें आयनिक जो है कम है तो 98 मान लेते हैं, इसमें आयनिक जो है वो 97% है, इसमें आयनिक जो है 96% है मान लेते हैं, इसमें आयनिक जो है 95% आयनिक। तो आयनिक परसेंटेज किस में ज्यादा है, तो कोवैलेंट किस में ज्यादा होगा। अब इसमें 5% कोवैलेंट है, 4% कोवैलेंट है,
3% कोवैलेंट है, 2% कोवैलेंट, 1%। तो इसमें आयनिक ज्यादा है तो कोवैलेंट क्या है? तो फजांस क्या देख रहा था और हम कैसे बता रहे हैं? ऐसे बता रहे हैं। तो ऐसे से जस्ट फजांस को उल्टा कर देना है। इसको लिख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनो। ये फजांस वाला लिख लिया होगा सबने। अब ध्यान से सुनना। अब एक रूल हमने बनाया और एक रूल फजांस ने बनाया आयनिक के लिए। हम बता रहे हैं आयनिक के लिए और फजांस क्या बता रहा है? कोवैलेंट के लिए। अब ध्यान से सुनना। मुझे ये बताओ कि एक आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होने के लिए, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए केटायन क्या होना चाहिए? केटायन क्या होना चाहिए? लार्ज। तो मोर आयनिक कैरेक्टर, ये हमारा रूल है और फजांस का है। मोर आयनिक कैरेक्टर, मोर आयनिक कैरेक्टर होने के लिए हम केटायन के बारे में क्या हमने कमेंट किया था? केटायन क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। और एनायन क्या होना चाहिए? एनायन होना चाहिए स्मॉल। तब उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। अच्छा, फजांस क्या बता रहा है? फजांस क्या बता रहा है? कोवैलेंट कैरेक्टर। अब कोवैलेंट के लिए, अब आयनिक के अंदर हम कोवैलेंट देख रहे हैं तो जस्ट उसके उल्टा बोलना है। यानी कोवैलेंट ज्यादा होना है तो केटायन क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। उल्टा, क्योंकि हम आयनिक के बारे में बोल रहे थे, केटायन कोवैलेंट के बारे में। और एनायन क्या होना चाहिए? एनायन होना चाहिए लार्ज। अगर ऐसा हुआ तो उसमें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा? कोवैलेंट। और हम किसके बारे में बोल रहे थे? अब इसका देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूं क्या होगा। इसका कंसेप्ट ध्यान से देखो तब लिखना। अब मान लो हमने लिथियम लिया, ध्यान से सुनना सारे, और हमने यहां पर क्या लिया? क्लोरीन लिया। चलो हम पहले इधर कॉमन लेते हैं। हमने सोडियम लिया और हमने लिया क्लोरीन। हमने लिया पोटेशियम और हमने लिया क्लोरीन। हमने लिया रिविडियम और हमने लिया क्लोरीन। अब ध्यान से सुनना। हमने बोला था केटायन क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। तो जल्दी से क्या करेगा? लूज करेगा। और ये तो कॉमन है। अब ध्यान से सुनो, फजांस में दो वर्ड आता है। जैसे हमने बोला था ना, केटायन लार्ज होना चाहिए, एनायन होना चाहिए। अब इसमें हम फजांस में कोवैलेंट सोचते हैं तो कोवैलेंट के लिए हम क्या सोचेंगे? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग एक ही चीज दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखोगे? ओवरलैपिंग। और एक चीज और दिमाग में रखना है, मोर ओवरलैपिंग। मोर ओवरलैपिंग, यही लास्ट पॉइंट है इसका। मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। ये लाइन बिल्कुल दिमाग में पुट हो जाना चाहिए। मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। हमने जब आयनिक चेक करने गया था तो हमने बोला था केटायन लार्ज होना चाहिए और एनायन छोटा होना चाहिए। तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लूज कर दे और ये गेन कर दे। जब हमसे पूछा जाए कि तुम कोवैलेंट कैरेक्टर चेक करो, कोवैलेंट कैरेक्टर चेक करो, तो कोवैलेंट के लिए हम क्या चेक करेंगे? ओवरलैपिंग। मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। अब इसमें जैसे केटायन और एनायन था और वहां भी वैसा ही कुछ होगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्लस है इस माइनस को अपने तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये अपने एरिया में इसको लाने की कोशिश कर रहा है। ये इसको अपने एरिया में लाने की कोशिश कर रहा है, ये लाने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे बताओ, ये क्लोरीन तो कॉमन है, अब ये कौन ज्यादा इसको अपने तरफ खींचेगा? लिथियम खींचेगा या सीजियम, रुबिडियम खींचेगा? लिथियम खींचेगा। तो इसमें ये खींचेगा ज्यादा। साइज छोटा है ना, छोटा वाला पावरफुल होता है, न्यूक्लियस के पास से तो इसको ज्यादा खींचेगा। तो इसमें क्या होगा? ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा होगा? लिथियम। ये मत सोचना कि साइज ज्यादा है तो ज्यादा होगा, नहीं।
साइज से कोई लेना देना नहीं। कौन ज्यादा इसको खींचेगा, तो रिविडियम खींचेगा या लिथियम खींचेगा? लिथियम। तो हम ये बोलेंगे कि इसमें, मैं इधर वाला लिख रहा हूं, ये वाला नहीं अब लिख रहा हूं, इधर वाला पॉइंट लिख रहा हूं, यानी इसमें केटायन जो है वो केटायन अगर स्मॉल हुआ, केटायन अगर स्मॉल हुआ तो उसमें ओवरलैपिंग क्या होगा, और ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो कोवैलेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट, मोर ओवरलैपिंग मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। तो कौन ओवरलैपिंग ज्यादा करवाएगा, लिथियम या सीजियम? कौन ओवरलैपिंग ज्यादा करवाएगा? लिथियम कराएगा ना। जितना छोटा होगा उतना ही उसका ओवरलैपिंग क्या होगा। तो केटायन शुड बी स्मॉल देन इट हैज मोर, अब केटायन शुड बी लार्ज देन इट हैज मोर। हमारे से जस्ट उल्टा बातें बता रहा है, समझ में आ गई ये। अब ये जो केटायन अपने तरफ खींचता है, इसको केमिस्ट्री के टर्म में हम पोलराइजिंग पावर का नाम देते हैं, दैट इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। यानी पोलराइजिंग पावर किसके लिए चेक किया जाता है, केटायन के लिए। और केटायन जितना छोटा होगा उतना ही ओवरलैपिंग क्या होगा। तो केटायन अगर छोटा होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा, और ज्यादा होगा तो मोर ओवरलैपिंग देन मोर कोवैलेंट। यानी पोलराइजिंग पावर देखने के लिए क्या चेक किया जाएगा, केटायन। तो पोलराइजिंग पावर बताओ किसका ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, पोटेशियम, हाँ सोडियम, देन तो हम जो बताए थे जस्ट उसको उल्टा ये चीजें बता रहा है। तो हम आयनिक कैरेक्टर चेक करने के लिए बताए थे, और ये क्या बता रहा है, तो उल्टा उल्टा सब बोलेंगे, सब उल्टा उल्टा बोलेंगे। केटायन जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा, ओवरलैपिंग अट्रैक्ट करेगा, इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा। तो ए स्मॉल केटायन शुड बी मोर ओवरलैपिंग, मोर कोवैलेंट। और इस केटायन के को क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। इतना लिखो पहले। तो फजान शुल्क किसके बारे में बता रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में। तो उल्टा सोचोगे तो जो हमने बताया जस्ट उसके उल्टा बोल रहा हूं। ये सबको समझ में आया। अथर्व, शशांक, बाकी और किसी को डाउट इसमें। फजांस ने क्या बोला था देखने के लिए, फजांस ने बोला था हम देखेंगे कोवैलेंट, हमने बताया आयनिक। जस्ट उल्टा उल्टा सोचो, ओवरलैपिंग सोचना है, किसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होगा। अभी फिर से रिपीट करते हैं पोलराइजिंग पावर, फिर से रिपीट करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना हर चीज। लिख लिए सबने, तो सोचना है केवल बस। अब ध्यान से सुनो, पहले हमने क्या बताया, हमने, ध्यान से सुनो मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने बताया कि किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो आयनिक कैरेक्टर के लिए हमने क्या सोचा, जल्दी लॉस हो जाए और जल्दी गेन हो जाए। तो केटायन शुड भी और एनायन शुड भी, इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। फजांस ने क्या बताया, किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। यानी उसने ये बात बताया कि किसी के अंदर 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं है, तो उसने क्या चेक किया, कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट चेक करने के लिए उसने बताया कि मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। अब हमें क्या चेक करना है, ओवरलैपिंग। तो हमने केटायन को एनायन को कॉमन कर दिया। केटायन, जितना केटायन छोटा होगा
उतना ही उसका ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो केटायन अगर छोटा होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, और मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। और जो केटायन अपने तरफ खींचेगा उसको पावर को क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर। सबको समझ में आ गया? यानी कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, उल्टा बोलो, इसमें आयनिक ज्यादा है तो इसमें कोवैलेंट ज्यादा है ना। चलो अब जस्ट इसके, अब हमने केटायन कॉमन लिया, अब हम एनायन कॉमन, इसमें एनायन कॉमन लिया और हम केटायन के बारे में देखते हैं। चलो सोडियम लेते हैं, सोडियम। अब यहां लेते हैं फ्लोरीन, सोडियम हमने लिया, और यहां लेते हैं क्लोरीन। पहले हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, तब हम फजांस के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब मुझे बताओ कि आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा तुम्हें दिख रहा है। तो केटायन शुड बी लार्ज और एनायन शुड बी, आयनिक कैरेक्टर किसमें देखोगे, हम अपने अकॉर्डिंग पहले देखो तब फजांस के अकॉर्डिंग देखेंगे। हमने पूछा कि इसमें आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, तो केटायन शुड बी लार्ज, तो केटायन तो कॉमन है, और एनायन शुड बी, जल्दी से लॉस कर दे, जल्दी से कौन गेन करेगा, तो इसमें कौन जल्दी गेन किया, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, सोडियम। इसमें ये तो कॉमन है, इसमें किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है ना, आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। अब मुझे ये बताओ कि जब इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, उस किसमें, आयोडीन में, इसमें। अब देखो फजांस क्या बोल रहा है, अब इतना ही पे मैं समझा रहा हूं, यही लिखा हुआ होना चाहिए हमारा, बस इतना ही पे सब कुछ सोचना है केवल। अब हम अपना रूल समझ लिए, अब फजांस पे जाते हैं। फजांस क्या निकालने के लिए बता रहा था, कोवैलेंट। अब कोवैलेंट देखते हैं, कोवैलेंट कैसे देखेंगे, मोर ओवरलैपिंग। अब ये सोडियम इसको खींच रहा है और क्लोरीन खींचा जा रहा है। अब देखो खींचने वाला कॉमन है, अब फ्लोरीन साइज छोटा है, कौन इसके तरफ खींचा चला आएगा, फ्लोरीन या आयोडीन, फ्लोरीन या आयोडीन। एक खींचने वाला है और एक उधर से खींचा चला आ रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए सामने वाला। तो वीक कौन है, कौन आसानी से खींचा चला आएगा, आयोडीन, ये वीक है। दो चीज है इसमें, खींचने वाला और उधर से खींचा चला आ रहा है। तो हम ताकतवर होना चाहिए, सामने वाला क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो ओवरलैपिंग ज्यादा होने के लिए केटायन क्या होना चाहिए, तभी तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, और ये क्या होना चाहिए, ताकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, कम हो, ताकि इसका ओवरलैपिंग क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो एनायन क्या होना चाहिए, लार्ज। जितना लार्ज होगा उतना ही इसका ओवरलैपिंग क्या होगा, इसको खींच के लाएगा इधर, इसको आयोडीन को इसको खींच के लाएगा इधर। ये मत सुनो आयोडीन बड़ा है तो नहीं खींचा, आराम से खींचा चला जाएगा इधर, क्योंकि आयोडीन साइज में क्या है, बड़ा है, उसके पास अट्रैक्शन नहीं होता, वो आराम से खींच के चला आएगा। यानी ये जब कॉमन है तो इसका साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा। जितना ज्यादा साइज होगा वो आसानी से क्या कर लेगा, खींच लेगा। अब देखो ध्यान से, केटायन के केस में हमने छोटा, क्योंकि उसको खींचना है, तो खींचना है तो स्मॉल होना पड़ेगा, और वो सामने वाला खींचा चला आ रहा है, उसको क्या होना पड़ेगा, लार्ज। एक दो आदमी है, इधर खींचने वाला, इधर एक है, ये इधर खींच रहा है, ये पावरफुल होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, वीक। तो ये वीक हो गया, पावरफुल हो गया। अब मुझे बताओ कि कौन सा एनायन ज्यादा खींचा चला आएगा। एनायन के बारे में क्या कमेंट करेंगे, एनायन क्या होना चाहिए, एनायन क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो एनायन होना चाहिए लार्ज। जब लार्ज होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा, ओवरलैपिंग हो जाएगा ज्यादा, ओवरलैपिंग हो जाएगा ज्यादा, और मोर ओवरलैपिंग मोर को। तो इसमें किसका ओवरलैपिंग ज्यादा है, तो ओवरलैपिंग जिसका ज्यादा उसमें कोवैलेंट क्या होगा,
तो देखो ये हमारा आंसर उसके जस्ट अपोजिट आया कि नहीं आया? इसमें कोवैलेंट देखा और हमने क्या देखा? तो मोर ओवरलैपिंग होने के लिए एनायन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अब देखो जो एनायन इधर खींचा चला रहा है ना उसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। इसको हम पोलराइजिंग पावर बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो एनायन जो खींचा चला आता है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो इसको हम बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी। यहां मैंने इसको भी लिखो। क्या लिखोगे? उतना ही लिखना, बस एग्जाम्पल लेना और एग्जाम्पल लेके ये लिखना लार्ज केटायन एनायन क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। लार्ज होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा? ज्यादा। तो लिखो एनायन शुड बी लार्ज। लिखो सारे, एनायन शुड बी लार्ज, एनायन शुड बी लार्ज, एनायन शुड बी लार्ज, दैट्स वाई मोर ओवरलैपिंग, दैट्स वाई मोर ओवरलैपिंग, दैट्स वाई मोर ओवरलैपिंग, देन मोर कोवैलेंट, then more covalent, then more covalent, then more covalent। तो मुझे बताओ पोलराइजेबिलिटी किसका ज्यादा है? आयोडीन। देन समझ में आ गया ना? तो दो वर्ड निकल के आया, एक पोलराइजिंग पावर और एक पोलराइजिंग पावर किसके लिए होगा और पोलराइजेबिलिटी किसके लिए होगा? एनायन के लिए। तो इसमें साइज छोटा देखना है और इसमें साइज, समझ में आ गया ना? तो इसको लिख लेना, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।